हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे निर्माण अकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हिस्ट्री में गुप्त वंश देख रहे थे और गुप्त वंश में हमने देखा था चंद्रगुप्त सेकंड तक देख लिया था जिसे हम क्या कहते हैं, विक्रमादित्य भी कहते हैं। अगर हम देखें गुप्त वंश की स्थापना किसने की, श्रीगुप्त ने की। उसके बाद उनके पुत्र घटोत्कच आते हैं, ये दोनों सामंत के रूप में शासन करते हैं। फिर इसके बाद कौन आते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं। उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, यानी वो खुद जो है राजा का अपनी उपाधि धारण की और वो पहले राजा बनते हैं गुप्त वंश के। उन्हें ही वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। फिर उसके बाद आते हैं आपके समुद्रगुप्त, जिसे धरणीवंश भी कहा जाता है और दक्षिण भारत को जीता। इन्हें जो है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो फिर इसके बाद हमने क्या देखा, इनके दो पुत्र आते हैं, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो रामगुप्त की पत्नी जो थी देवी और चंद्रगुप्त, इनका दोनों का प्रेम चलता था। तो रामगुप्त की हत्या करके चंद्रगुप्त सेकंड शासक बनते हैं। और चंद्रगुप्त के बारे में हमने कल देखा था, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो चलिए देखते हैं अब इसके बाद हमें क्या देखना है। इसके जो अगले शासक है, हमने देखा था चंद्रगुप्त के बारे में, इन्हीं के समय नवरत्न रहते थे, यानी नौ कवि, जिन्हें हम नवरत्न कहा जाता है। इसमें जैसे प्रमुख हमने देखा था कालिदास, जो कि संस्कृत के कवि, संस्कृत के लेखक थे, बहुत बड़े विद्वान थे। तो आगे देखते हैं गुप्त वंश से हमें क्या देखना है। इसका जो अगला शासक है कौन है, स्कंदगुप्त। गुप्त वंश, गुप्त वंश स्कंदगुप्त। इसके अगले शासक कौन है, स्कंदगुप्त। देखते हैं हम स्कंदगुप्त के बारे में। ओ सॉरी, स्कंदगुप्त नहीं है आपका, कुमारगुप्त। कौन है, कुमारगुप्त। कौन है, कुमारगुप्त के बाद आते हैं स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त, कुमारगुप्त है। इनके बारे में अगर हम देखें तो ये जो है आपका जो पटना में या उस समय बात कर, तक्षशिला में एक विद्यालय था, कौन सा था, जिसकी इन्होंने स्थापना करवाई थी, तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय ये प्रथम विश्वविद्यालय था जो कि तक्षशिला में था। और इन्होंने जो स्थापना करवाई थी उस विद्यालय का क्या नाम है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाई थी। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। स्थापना करवाया। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया, कुमारगुप्त ने करवाया। और यह जो नालंदा विश्वविद्यालय था, यह विश्व का प्रथम विद्यालय था जिसने छात्रावास की सुविधा प्रदान की थी। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय जिसने छात्रावास की सुविधा प्रदान की, वो कौन सा था, नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना किसने करवाई, गुप्त वंश के कुमारगुप्त ने करवाया। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय जिसमें छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करवाई। अगर आपसे पूछे कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय जिसमें छात्रावास की सुविधा थी, तो वो आपका हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। और अगर आपसे पूछता है विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय, तो कौन सा होगा,
तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि आज वर्तमान में कहाँ है, आपके पाकिस्तान में पड़ता है। तो हमने कुमार गुप्त के बारे में क्या देखा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाते हैं, और यह जो विश्वविद्यालय था, इसे ये जो विश्वविद्यालय था, जो है बौद्ध धर्म के महायान शाखा की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। लिख लेते हैं, बौद्ध धर्म के महायान शाखा की शिक्षा के लिए मुख्यतः के लिए प्रसिद्ध था, इसे क्या कहा जाता है, इसे ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है, इसे महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड हमने देखा था कि लंदन की एक यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इसे महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। लंदन यूनिवर्सिटी का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। इसे कहा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय को। फिर इसके आगे हम देखें तो ऑक्सफोर्ड यानी नालंदा विश्वविद्यालय जो है, इसको ऐबक का जो सेनापति था वो कौन था, बख्तियार खिलजी। 1198 में आता है ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी, और इसे ध्वस्त कर देता है, यानी इसे नष्ट कर देता है। 1198 में 98 ईस्वी में ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी ने इसे ध्वस्त कर दिया। इसे कौन ध्वस्त करता है, ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को आता है और इसे ध्वस्त कर देता है, यानी नष्ट कर देता है, जला देता है। इसके आगे हम देखते हैं, इसके आगे हमें देखना है इसका जो अगला शासक है। अगला शासक कौन है आपका, कुमार गुप्त के बाद अगला शासक आपके आते हैं स्कंदगुप्त। कौन आते हैं, स्कंदगुप्त। ये चीजें आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने ध्वस्त किया, कब ध्वस्त किया, 1198 स्थापना किसने की, तो कुमार गुप्त ने। बस इसमें यही 3 है। और एक चीज आप ये याद रख सकते हैं कि इसे महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। ये आपके मुख्य पॉइंट है जो कि अक्सर आते रहते हैं कुमार गुप्त से। चलिए अब अगला देखते हैं। कुमार गुप्त के बाद आपके आते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बारे में देखते हैं। अब हमें किसके बारे में देखना है, स्कंदगुप्त के बारे में। हमने पहले भी देखा था कि स्कंदगुप्त जो है ये सुदर्शन झील की पुनः निर्माण यानी उसमें शुद्धिकरण करवाते हैं।
स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, ये कुमारगुप्त के बाद आते हैं आपके गुप्त वंश में स्कंदगुप्त। इन्होंने क्या किया है, ये सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाते हैं। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त करवाते हैं। और हमने देखा था कि इसकी स्थापना किसने की, सुदर्शन झील को बनवाया किसने था, ये बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के एक सेनापति थे जो कि गुजरात में झील का निर्माण करवाते हैं, सुदर्शन झील का। और फिर हमने आगे और देखा था कि इसमें आपके कई सारे शासक आते हैं जो कि इसमें सुधरवाते हैं। अशोक ने दोबारा इसका निर्माण यानी दोबारा उसमें शुद्धिकरण करवाया था। फिर हमने देखा था कि रुद्रदामन जो कि वो भी इसमें जो है सुधरवाते हैं कुछ बहुत, और वो जो है एक अभिलेख भी लिखवाते हैं जिसमें ये लिखवाते हैं कि इसका निर्माण मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया है और मैं इसका दोबारा पुनर्निर्माण करवा रहा हूं, यानी उसमें शुद्धिकरण करवा रहा हूं। और लास्ट में हम देखते हैं कि सुदर्शन झील का निर्माण स्कंदगुप्त भी करते हैं, गुप्त वंश के शासक। इसके आगे हम देखते हैं ये कहाँ स्थित है, गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। जूनागढ़ में है, इसका एक अलग से अभिलेख मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख से हमें सुदर्शन झील का भी साक्ष्य मिलता है, यानी पता चलता है कि इसका निर्माण किसने करवाया। और वहीं पर एक स्कंदगुप्त का अलग से एक अभिलेख मिलता है जिसमें यह बताया जाता है कि समुद्रगुप्त के समय हुंडों ने आक्रमण किया था, जिसे समुद्रगुप्त ने क्या किया था, पराजित किया था। जूनागढ़ अभिलेख से यह पता चलता है कि जूनागढ़ अभिलेख से यह पता चलता है कि इसके समय हुंडों ने आक्रमण किया किंतु इसने उन्हें पराजित कर दिया। स्कंदगुप्त के समय हुंड जो थे, मध्य एशिया के जो थे, उन्होंने आक्रमण किया और इसने क्या किया, उन्हें पराजित कर देता है। इसका हमें पता कहां से चलता है, तो जूनागढ़ अभिलेख है जहां पे आपका सुदर्शन झील है, उसी के बगल में एक आपका जूनागढ़ अभिलेख जो कि कौन लिखवाता है, रुद्रदामन लिखवाता है। उसी के बगल में एक अलग से अपना लिखवाता है और उसमें पता चलता है कि इसके समय हुंडों ने आक्रमण किया और उनको ये पराजित कर देता है। इसके जो अगले शासक जो आते हैं वो कई छोटे छोटे शासक थे, मतलब उतने योग्य नहीं थे जितने, ताकि ये अभी तक जो है तो धीरे धीरे अगले शासक इसके जो थे कमजोर थे और धीरे धीरे ये कई जो है उस सामंतों में बट गया और यहीं से इसका यानी कि बात करें तो सामंतों में बढ़ जाता है और फिर गुप्त वंश यहीं समाप्त हो जाता है। इसका जो अगले शासक हमने देखा था भानुगुप्त आते हैं, इनके बाद एक शासक और आते हैं भानुगुप्त, जिनसे हमें क्या मिलता है, इनका एक एरड़ अभिलेख है जिससे हमें सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। सती प्रथा का साक्ष्य कहां से मिलता है, एरड़ अभिलेख से। अभिलेख किसका है, भानुगुप्त का। अगले शासक भानुगुप्त।
भानुगुप्त थे। जिनके एरड़ अभिलेख से एरड़ अभिलेख से सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। तो आपके एरड़ अभिलेख किसका है? भानुगुप्त का है, भानुगुप्त का। और इसमें हमें जो है सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। किसका साक्ष्य मिलता है? तो सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। अगर आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आता रहता है कि सर्वप्रथम सती प्रथा का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला? तो एरड़ अभिलेख से। और एरड़ अभिलेख किसने लिखवाया? भानुगुप्त ने लिखवाया था, गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त ने। इसके बाद जो है आपका गुप्त वंश छोटे छोटे टुकड़ों में, सामंतों में बंट जाता है और धीरे से फिर इसमें एक सामंत आगे आते हैं, जैसे कि हमने देखा था कुषाणों के ये भी सामंत थे। फिर इसके बाद यही जो है श्रीगुप्त उभर के आते हैं। इसी तरह इसके बाद जो आते हैं आपके अगले जो सामंत थोड़ी अच्छे खासे थे, वो कौन से थे? पुष्यमित्र थे। पुष्यमित्र नहीं, पुष्यभूति थे, जिन्होंने पुष्यभूति वंश की स्थापना करते हैं। इसके आगे हम क्या देखेंगे? पुष्यभूति। लेकिन उससे पहले ये वंश हमारे लिए थोड़ी सी खास है, इसलिए हम इसमें जो है इनकी व्यवस्थाएं देखेंगे। राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, इन्होंने जो है कला वाला कैसे थी, इन्होंने क्या क्या निर्माण किया, थोड़ी सी इनका इतिहास देखेंगे एक तरफ से अलग अलग। तो आज के लिए यहीं तक हमने देख लिया, पूरा गुप्त वंश देख लिया। गुप्त वंश में हमने स्टार्टिंग से क्या देखा? पहले श्रीगुप्त ने स्थापना की, फिर घटोत्कच आता है, ये दोनों सामंत के रूप में कार्य करते हैं। फिर आते हैं आपके चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि राजा बनते हैं, प्रथम राजा माने जाते हैं और वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। उसके बाद हमने देखा समुद्रगुप्त आते हैं, जिन्होंने दक्षिण भारत उत्तर भारत को पूरा जीत रखा था, जिन्हें धरड़ीबंध भी कहा जाता है। उनको बीड़ा बजाते हुए भी सिक्कों में दर्शाया गया है। और क्या बताया गया है? उन्हें सैनिक वेशभूषा भी दिखाया गया है। उन्हें कविराज भी कहा जाता है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद जो हमारे आते हैं समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त की पत्नी जो थी देवी और चंद्रगुप्त, ये दोनों मिलकर रामगुप्त को निपटा देते हैं। और क्या कहते हैं? इसका जो आपका एक जो पुस्तक है वो कौन सी है? वो है आपकी विशाखा दत्त ने लिखा था देवी चंद्रगुप्तम, जिससे हमें यह पता चलता है। फिर हम देखा था, कल ही देखे थे हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। इसे विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, शकों का अंत करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, और एक काफी अच्छा शासक था। तो इसके बारे में फिर हम देखे कुमारगुप्त, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। फिर देखे स्कंदगुप्त, अभी देखा सुदर्शन झेल का पूर्ण निर्माण। तो ये हमने कुछ जूना अभिलेख से हमें पता चलता है कि इसके समय, जूनागढ़ अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि इसके समय हुंडों ने आक्रमण किया, जिसे पराजित कर देता है। फिर इसके बाद जो शासक आते हैं छोटे छोटे थे। फिर हमने देखा भानुगुप्त एरड़ अभिलेख लिखवाता है, जिससे हमें पता चलता है सती प्रथा थी, यानी सती प्रथा का साक्ष्य में कहां से मिलता है? एरड़ अभिलेख से। इसमें अभी हमारा एक पॉइंट ये छूट रहा है कि इस वंश का विनाश का मुख्य कारण क्या है? दोबारा हुंडों ने आक्रमण कर दिया था। इस वंश का मुख्य कारण हुंडों का आक्रमण माना जाता है। ठीक, तो हमने पूरा देख लिया और दोबारा रिवीजन भी कर लिया पूरा गुप्त वंश। बस आपको जितने मैंने पॉइंट बताए इतने ही आप याद रखिएगा। इतने अगर आप याद रखते हैं तो आपको गुप्त वंश से कोई भी क्वेश्चन आता है आपको छूट के नहीं जाएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम देखेंगे प्रमुख बुकें, इस समय जो भी लिखे गए, किताबें लिखे गए, लेखक कौन कौन से थे। तो कल मिलते हैं। आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।